ओडिशा में लोकसभा की 21 और विधानसभा की 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एपीआई। विजय मानकर ने भाजपा कांग्रेस के साथ ही राज्य की पटनायक सरकार पर बोला हमला। लोकसभा चुनाव से पहले एपीआई के पक्ष में वोट जुटाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने कमान थाम ली है। उड़ीसा के भवानीपटना में विजय मानकर ने एक रैली को संबोधित किया और भाजपा, कांग्रेस और बीजेडी की सरकार पर जमकर हमला बोला। विजय मानकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में तमाम तरह के वादे किए, लेकिन उन वादों को आज तक पूरा नहीं किया। चाहे रोजगार की बात हो या काले धन की या फिर आवास योजना, सभी वादों में भाजपा की सरकार फेल हुई है। इसी तरह विजय मानकर ने बीजू जनता दल की सरकार को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चिटफंड घोटाला किया, शारदा घोटाला किया और कोल माइन घोटाला किया, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के मुद्दे पर कोई भी कार्य नहीं किया। विजय मानकर ने पीएम आवास योजना को आधुनिक झोपड़पट्टी योजना का नाम देते हुए सरकार की नाकामियों को उजागर किया। गौरतलब है कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा देश के 20 राज्यों में 200 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर के द्वारा देश भर में सभाएं की जा रही है। उड़ीसा राज्य में यह उनकी पहली सभा थी जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। विजय मानकर ने बताया कि आज उनके सामने जो लीडर खड़ा है उसने भूमिहीनों को भूमि दिलाने का सबसे बड़ा आंदोलन ओडिशा में चलाया है। इसी के परिणाम स्वरूप बीजू जनता दल की सरकार को मजबूर होकर जमीन देने के लिए आर्डर निकालना पड़ा। मैं कुछ बातें बोलना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री डिक्लेयर किए गए कि प्रपोज कैंडिडेट है कि भाई अगर बीजेपी जीतेगी तो ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो बीजेपी के लोगों ने एक इस तरह का एक मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जाहिर किया था। 2014 में एक इस तरह का घोषणा पत्र जाहिर किया था। उसकी मोटी मोटी बातें थी। क्या मोटी मोटी बातें थी? नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि यदि मैं प्राइम मिनिस्टर बना हर साल 2 करोड़ लोगों को मैं जो है वो रोजगार दूंगा। अभी हमारी सीएमआई, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट क्या कह रही है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट ये कह रही है कि रोजगार भारत में बढ़ा नहीं है। पिछले 45 साल में जितनी बेरोजगारी देश में नहीं थी, सीएमआई और एनएसएसओ की रिपोर्ट ये कह रही है कि पिछले 45 साल में जितने लोग बेरोजगार नहीं थे वो बेरोजगारी देश में आई है। और मैं समझता हूं कि उड़ीसा के लोगों को बेरोजगारी क्या होती है अच्छे से मालूम है। पर्टिकुलरली पश्चिम उड़ीसा के लोग आज भी बंबई में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो है, दिल्ली में, पश्चिम उड़ीसा के लोगों को माइग्रेट करके जो है अपनी रोजी रोटी के लिए जाना पड़ता है। पश्चिम उड़ीसा के अंदर जो बेरोजगारी है ये बीजेडी की गवर्नमेंट, उसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट, बीजेडी और बीजेपी की गवर्नमेंट ने पश्चिमी उड़ीसा के लोगों को यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाई, यहाँ पानी नहीं लाया, यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज नहीं लगाई। ऐसा कहा जाता है कि नवीन पटनायक जी की सरकार और इनका जो बजट है उसमें उड़ीसा में एजुकेशन की, शिक्षा की हालत सबसे बुरी है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, उसकी हालत सबसे बुरी है। उड़ीसा के 50% से ज्यादा आबादी ये भूमिहीन है। उनको खेती करने के लिए जमीन नहीं, रहने के लिए घर नहीं। उड़ीसा के अंदर ओबीसी 50% है, लेकिन ओबीसी को उड़ीसा में 9%, 10% आरक्षण है। ओबीसी का यहाँ पर बजट नहीं है। यहाँ पर जो है वो आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब आदिवासियों को जंगल से निकालने की तैयारी उड़ीसा की गवर्नमेंट और बीजेपी की तमाम स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो जंगल को खाली कराना चाह रही है। आदिवासियों को जंगलों से निकालना चाह रही है। किस लिए निकालना चाह रही है? ताकि वो जमीन निकालकर अंबानी, अडानी और इस तरह के जो कंपनीज है, उद्योगपति है, उनको वो जमीन दे दी जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको समझने की जरूरत है। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा। सीएमआई और एनएसएसओ की रिपोर्ट ये कह रही है कि पिछले 45 साल में जितनी बेरोजगारी नहीं थी उतनी बेरोजगारी आज आ गई है।
और पिछले डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद, पर्टिकुलरली नोटबंदी के बाद भारत में 3% का जीडीपी कम हुआ, 3% का जीडीपी कम हुआ और 1,10,00,000 नौकरियां डिमोनेटाइजेशन के बाद चली गई है। आने की बात दूर है, चले गई है। और नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैंने 13 करोड़ के मुद्रा लोन दिए, 6.25 लाख करोड़ रुपए के मुद्रा लोन दिए। मुद्रा लोन का एवरेज केवल 47,000 रुपए आता है। 47,000 रुपए में वो खुद की दुकान भी नहीं लगा सकता, तो वो दूसरे को रोजगार क्या देगा? ये नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है, उसके वजह से भारत के अंदर जो युवा है वो युवा बेरोजगार हुए हैं और दर दर की ठोकरें खाते हुए जो है वो घूम रहे हैं। ये पहली बात है जिसे हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि क्यों नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हमें बदलना है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं 15 लाख रुपया निकालूंगा, काला धन निकालूंगा और 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में डालूंगा। भारत के लोग कोई बताए आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आया? जम से बोलो, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आया? आया? नहीं आया। 15 लाख तो छोड़ो, 15,000 भी आया? 15,000 आया? नहीं आया। देश का पहला प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डालूंगा, 15 लाख रुपए नहीं आया। आप झूठ कह रहे हैं, कितना झूठ बोलोगे? तीसरी महत्वपूर्ण बात, आपने कहा था नोटबंदी करते वक्त, जब आपने 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद किया, उसके बाद आपने ये कहा था कि हम काले धन को बाहर लाएंगे, हम काले धन को बाहर लाएंगे। अब मजे की बात देखिए, भारत के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको ये नहीं मालूम कि देश में काला धन कितना है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये नहीं मालूम कि काला धन कितना है, या इस प्राइम मिनिस्टर को मालूम है कि काला धन कितना है, काला धन कहां है। और चौकीदार चोर हो गया है। चौकीदार क्या हो गया है? चोर हो गया है। चौकीदार कहता है कि मैं पहरा दे रहा हूं, ये देश में से एक पैसा भी नहीं जाएगा, पड़ोसी देश अगर आंख दिखाएगा तो हम उनकी आंख निकाल लेंगे। अभी हमारे 40 जवान शहीद हुए, हम राही देख रहे हैं कि कब पड़ोसी देश की आंख निकलेगी। आंख निकलना तो दूर, वो हमको आंख दिखा रहा है, वो आंख दिखा रहा है। और 56 इंच के सीने की हवा 0 हो गई। 56 इंच के सीने की हवा कितनी हो गई है? 0 हो गई है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे थे कि काला धन हम बाहर निकालेंगे, आपके अकाउंट में 15 लाख देंगे। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि 2-2 मोदी भाग गए, 2-2 मोदी भागे। नाम क्या है? मोदी। कौन सा मोदी? ललित मोदी, नीरव मोदी, चौकसी भाई, संदेशिया, विजय माल्या, जितने लोग बैंक का पैसा लेकर भागे उसमें 90% गुजराती। 90% कौन है? गुजराती है। गुजरात का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद गुजराती बैंक का लोन ले लेकर भागे, और वो कोई 100-200 रुपया लेकर नहीं भागे, लाखों करोड़ रुपया लेकर भागे। बैंक का आज जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, वो 13 लाख करोड़ रुपया ये बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। 13 लाख करोड़ रुपया बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। 100 लाख करोड़ रुपया देश में इलिसिट इकोनॉमी है, इलीगल इकोनॉमी है। और नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं कि मैं ये जो है ब्लैक इकोनॉमी को बाहर निकालूंगा। देश में कोई ब्लैक इकोनॉमी बाहर नहीं निकली, जो थी उसको भी लोग लेकर भागे। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। चौथी बात, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना। ये प्राइम मिनिस्टर की आवास योजना अगर मीडिया के लोग देख रहे हैं तो मेरी आवाज भारत के लोगों तक पहुंचाए और प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय तक मेरी आवाज को पहुंचाए, क्योंकि पूरे देश में 20 राज्यों में मैं बड़ी बड़ी जनसभाएं करने वाला हूं। इसकी शुरुआत हो गई है, 50 से ऊपर जनसभाएं
मैं 20 राज्यों के अंदर करूंगा और नरेंद्र मोदी जी को जो है इस देश में एक्सपोज कर दूंगा। मैं जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट को एक्सपोज कर दूंगा। भाई बहन की कांग्रेस, करप्ट कांग्रेस को देश में एक्सपोज कर दूंगा। और आप लोगों ने यदि मौका दिया तो बीजू जनता दल को, नवीन पटनायक जी को भी थोड़ा रिटायरमेंट देने का समय उड़ीसा में आ गया। उड़ीसा में भी उनको रिटायर करने का समय आ गया है। नवीन पटनायक जी बहुत दिन काम कर करके थक गए, अभी उनको थोड़ा आराम करने की जरूरत है। कोल स्कैम, चिट्स फंड स्कैम, शारदा स्कैम, ये बहुत सारा घोटाला मुझे पता चला है। आपको पता चला है कि उड़ीसा में पटनायक गवर्नमेंट ने किया? कौन कौन सा घोटाला किया? आप बोलो, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। कोल माइन का घोटाला किया या नहीं किया बीजेडी सरकार ने? जम से बोलो, आवाज जाना चाहिए। किया या नहीं किया? चिटफंड का किया कि नहीं किया? शारदा का किया कि नहीं किया? हाँ, तो नवीन पटनायक जी ने भी घोटाला किया। आपको स्कूल नहीं दी, आपको डॉक्टर नहीं दिए, आपको जमीन नहीं दिए, आपको घर नहीं दिए। तो अब मुझे लगता है नवीन पटनायक जी को भी रिटायर करने का समय आया हुआ है। तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ये 350 स्क्वायर फीट का आधुनिक स्लम है। आधुनिक स्लम है, मॉडर्न जीटो है, आधुनिक झोपड़पट्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला ऐसा आदमी है जिसने भारत के 5 लोगों के परिवारों को एक रूम, एक किचन और एक टॉयलेट बाथरूम के अंदर बंद कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि 350 स्क्वायर फीट के अंदर, 350 स्क्वायर फीट के अंदर क्या 5 लोगों का परिवार रह सकता है या नहीं रह सकता? आप ये मुझे बताइए। 350 स्क्वायर फीट में जैसे बंबई के चाल में लोग रहते हैं, और बंबई के चाल में लोगों को अगर आपको देखना है तो बॉम्बे की चाल में जाकर देखिए। एक रूम, एक किचन में 2 परिवार, 3 परिवार रहते हैं, और ये उनका आलम है, ये उनकी हालत है कि हस्बैंड वाइफ को एक को छत पे छोड़ना पड़ता है, एक को जो है वो घर में सोना पड़ता है। बच्चे अगर पढ़ते हैं तो माँ बाप को बाहर जाना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ये 350 स्क्वायर फीट ये देश के लोगों के लिए पर्याप्त नहीं। मोदी जी, इस देश में जमीन है, इस देश में पैसा है। अगर इस देश में जमीन है और इस देश में पैसा है तो सारे लोगों को कम से कम 1000 स्क्वायर फीट का मकान क्यों नहीं दिया जा सकता? 1000 स्क्वायर फीट का मकान क्यों नहीं दिया जा सकता? ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर देश के अंदर सरकारी जमीन है, अगर सीलिंग लॉ के अंदर जमीन है, अगर बजट में पैसा है, तो जो भूमिहीन परिवार है उनको इस देश में जमीन क्यों नहीं दी जा सकती? ये बात मैं नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं। और ये बात मैंने केवल की नहीं, ये बात मैंने किया। और मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जब मैंने भारतीय स्टेट को और ओडिशा स्टेट को बाइंड किया तो 24 जून 2017 को ओडिशा के सरकार को मजबूर होकर ये ऑर्डर देना पड़ा कि ओडिशा के जितने भूमिहीन लोग हैं उनको हम ओडिशा में भूमि देंगे। 10 एकड़ भूमि ओडिशा के हर भूमिहीन परिवार को मिलना चाहिए। ये ओडिशा की सरकार सोई हुई थी, उसको मजबूर करने वाला लीडर आपके आगे खड़ा है जिसने आपको जमीन दिलवाने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट को मजबूर कर